दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशल आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो एनएससी-आईटी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो एनएससी-आईटी है। तो इसी एजेंसी के द्वारा जो हाल ही में कराए गए एग्ज़ाम का आपको पैटर्न पता चल जाए तो आपके लिए थोड़ा तैयारी करना और आसान हो जाता है। तो अभी जनवरी 2022 में 2 जनवरी 2022 को एनएससी-आईटी के द्वारा यहाँ पर आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो जीडीसी का एग्ज़ाम होता है, जीडीसी यानी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये उन सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए रहता है जो अपग्रेड करते हैं। जैसे कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो ग्रुप डी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपके रेलवे के कर्मचारी बन गए हैं, नियुक्ति हो गई है। उसके बाद आप यहाँ पर एग्ज़ाम के ज़रिए प्रमोशन ले सकते हो बी और सी ग्रेड की पोस्टों के लिए। तो ये इसी श्रेणी का एक एग्ज़ाम हुआ है आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, जो कि स्टेशन मास्टर का। ये एग्ज़ाम आपके 2 और 3 जनवरी 2022 को कंडक्ट हुए थे, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें आपका जो स्टेशन मास्टर का पेपर है वो इस वीडियो में कवर होने वाला है। इसी प्रकार नेक्स्ट 1 से 2 वीडियो और आएंगे जिसमें बचे हुए 2 और पेपर हैं जो एनएससी-आईटी, आपको पता होगा एनएससी-आईटी सेम इसी पैटर्न से जो इनका इंटरफेस रहता है उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये एग्जाम किसने कंडक्ट कराया है। दो ही मेजर जो एजेंसी है वो टीसीएस है और एनएससी-आईटी। जो टीसीएस का पैटर्न रहता है आंसर की जारी करने का, उसमें वो इस प्रकार से क्रॉस रेड वाले क्रॉस रहेंगे और जो राइट होगा वो ग्रीन वाले, ये उनका पैटर्न रहता है, इंटरफेस रहता है। तो इसका जो इंटरफेस आप देख रहे हो ये सेम एनएससी-आईटी ने जो अभी यूपीएससी की किए हैं 2021 में, इससे पहले आरपीएफ किए हैं, सेम इसी इंटरफेस से आंसर की जारी की गई थी। और ये भी एग्जाम एनएससी-आईटी ने लिया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल इस वीडियो में देखने वाले हैं जो इसी एनएससी-आईटी के द्वारा जो जीडीसी का एग्जाम लिया गया है 2 जनवरी 2022 को, इसमें जो जीके के सवाल पूछे गए हैं, ये जो टोटल 100 क्वेश्चंस का आपके पेपर था, इसमें वैसे जो टोटल पोस्ट थी इसकी जो वो थी 478 के आसपास थी, जिसमें आपके स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और टाइपिस्ट की पोस्टें हैं, जिसमें लगभग 20,000 के आसपास कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। इसमें जीके के 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन मैथ के थे और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी कह सकते हो 100 क्वेश्चन है, समय था आपका 90 मिनट का। तो इनमें से जो 30 क्वेश्चन जीके के पूछे गए वो इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। आने वाले रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में आपके सारे जीके के सवाल कवर हो जाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं वो अपने योगेश सर के द्वारा मैथ के जो एनएससी-आईटी ने ये एग्जाम लिया है, इसमें मैथ के सवाल काफ़ी पूछे गए, मैथ और रीजनिंग के, मैथ के 30 और 40 रीजनिंग के, वो भी आपके जल्द कवर होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन हिट कर देना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जीके के सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो अभी भी समय है। बात कर रहे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी CB2 एग्जाम्स के लिए डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस से ही संभव होता है। जो मॉक टेस्ट देकर आप अपना टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हो। सेकंड, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, सवाल छूट न जाए तो इसके लिए कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है, वो भी प्रैक्टिस से होगा। फिर आपका कौन सा सेक्शन वीक है, ये सभी स्मार्ट वर्क के तौर पर कुछ तरीके रहते हैं। अभी टेक्स्ट बुक पर वैलेंटाइन वीक की सेल चल रही है, जिसमें आपको ये पास टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर मैक्सिमम यहाँ पर 39 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए पास है ईयरली टेक्स्ट बुक पास, यानी एक साल में सारे रेलवे का बात नहीं करते हैं, एससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, रेलवे सभी एग्जाम 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में एक साल की वैलिडिटी मिल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया है? तो ये यहाँ पर जीके के सवाल पूछे गए हैं। तो शक संवत है ये कनिष्क के काल में, कब किसने प्रारंभ किया है? तो कनिष्क ने। और शक संवत है ये 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है। शक संवत है जिसका प्रथम महीना है वो चैत्र रहता है। इसी प्रकार जो 12 महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन है। विक्रम संवत की बात करूँ, ये दोनों ही फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं। शक संवत याद रखिएगा 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। विक्रम संवत है वो 57 ईसा पूर्व से इसको माना जाता है। जैसे कि 2019 का जो वर्ष था उसमें शक संवत की बात करें तो कौन सा रहा होगा? तो 78 साल से प्रारंभ होता है, तो -78 कर दीजिएगा, 1941 शक संवत। विक्रम संवत है वो यहाँ पर 57 ईसा पूर्व, तो ये आपको प्लस करना पड़ेगा, 2076 है वो विक्रम संवत रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, ये वैसे एक तरीके से रीजनिंग का ही सवाल था। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को छांटिए हैं। तो इसमें सभी देख सकते हो ये कहीं ना कहीं अपने शरीर के अंग हैं, बाकी ये रेनिन अलग हैं। तो अग्नाशय है, गुर्दा है, यकृत है,
ये सिमिलर है तो ये अपने आप में ओड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया जो जीके के सवाल देख लेते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान में है, और ये सिंधु इंडस जो रिवर है और झेलम रिवर है, इनके मध्य किन दो नदियों के, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था, और ये रावलपिंडी पाकिस्तान में। कहते हैं कि ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय इसे मानते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर जो पूछा गया आपके जीके का, तो इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा है कि विश्व के कितने कितने धरातल में पानी है? तो वाटर की बात करें वैसे 71% है जो वाटर कवर करता है अपने अर्थ सरफेस में, वो 71% क्षेत्रफल है। यहाँ पर 70% है तो वो आप करेक्ट कर सकते थे। बाकी टोटल जो पानी है जिसमें पीने योग्य भी है, बिना पीने योग्य भी है, तो बिना यहाँ पर 57% जो पानी है ना धरती पर, वो कहाँ पर है? ओशियंस में है, महासागर में है। 3% पानी है वो फ्रेश है, ताज़ा पानी है जिसको पी सकते हैं, बाकी सभी साल्टी है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन का पूछा है। मेडिसिन का जो गॉड ऑफ मेडिसिन, यहाँ पर भगवान की बात हो रही है, न कि फाउंडर या फिर फादर की, तो धन्वंतरी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धन्वंतरी है वो हिंदू गॉड है मेडिसिन के, और ये अवतार माने जाते हैं लॉर्ड विष्णु के। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सुश्रुत की बात हो रही है, तो ये फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन है, ठीक है। भारतीय चिकित्सा के ये जनक इन्हें माना जाता है, या फिर इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, बायोडीजल किससे उत्पादित होता है? बायोडीजल का पूछा है, तो इनमें से यहाँ पर जो एक तरीके से प्लांट की बात हो रही है, बायोडीजल है वो किससे उत्पादित होता है? जो वनस्पति तेल से ये प्रक्रिया रहती है। वैसे बता दूं इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यूफोरबियासी, ठीक है। यूफोरबियासी है, ये फूलों के पौधे का एक बड़ा परिवार होता है। तो बायोडीजल का उत्पादन है वो वनस्पति तेल हो जाएगा। येलो ग्रीस है, खाना पकाने में जो तेल काम आता है वो है। पशु जो फैट रहती है, एनिमल फैट है, इससे किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ईंधन का उत्पादन है, बायोडीजल का उत्पादन है वो ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन जो रिएक्शन है वो ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो वसा और तेलों को, ये जो वनस्पति तेल हो गया, जैसे कि इसमें पादप की बात और इससे प्राप्त होगा वनस्पति तेल, इनको बायोडीजल और ग्लिसरीन में इसी रिएक्शन के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। अगला सवाल लिखते हैं, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी? सिस्टम ऑफ आपको हड़प्पा का सोशल सिस्टम पूछा है, तो समतावादी, यानी सभी जो पूरे समाज में आर्थिक हो गया या फिर आपकी सामाजिक वगैरह हैं, उन सभी में एक तरीके से समतावादी हैं, समानता थी, कोई भी विभेद नहीं था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, बंद अर्थव्यवस्था वह है कौन सी? बंद अर्थव्यवस्था का आपको पूछा है, क्लोज्ड इकोनॉमी का आपको पूछा है। बंद अर्थव्यवस्था यानी जो दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करे, कोई भी ट्रेड न करे अदर कंट्री के साथ, वो अर्थव्यवस्था होगी क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट वाले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का पूछा है, जो निवेश रहता है वो किसके तुल्य होता है? निवेश है जितने भी कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट का मतलब आपके पास कोई गाड़ी हो गई, ठीक है, आपका जो घर है, लैंड है जिसमें चल और अचल दोनों संपत्तियां आ जाती हैं, और कैपिटल जैसे लोग हैं, लोग अपने आप में कैपिटल एसेट नहीं है, लोग कैपिटल एसेट में नहीं आते हैं। जो अचल या अचल संपत्ति है कैपिटल एसेट है। जितने भी आपके पास पूंजीगत परिसंपत्ति है उनमें से आपको माइनस करना है वियर और टीयर का। जैसे आपकी गाड़ी है तो अब गाड़ी की रेट जो आपने खरीदी है वो तो अभी नहीं रहेगी, कोई ना कोई इसमें आपके ज़रूर यहाँ पर रेट कम रही होगी, तो वियर और टीयर को उसमें माइनस कर दीजिएगा। तो सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों का सकल कुल टूट फूट घटाने के बाद जितना भी सकल यानी टोटल हो रहा है, ग्रॉस हो रहा है, वही आपके यहाँ पर क्या है? निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। जितना आपने इन्वेस्ट किया है, अभी आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, हो सकता है जो इन्वेस्ट किया है उसमें कुछ ऐसी आपके पास संपत्ति है जिसकी वैल्यू अभी कम हो गई है, तो वहाँ पर आपको माइनस करना होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर जो आपके जीके का है, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई? गांधार कला का पूछा है, तो महायान शाखा है, जो बौद्ध धर्म की शाखा महायान, हीनयान, यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में सवाल आ जाता है। देखिए रेलवे में ये सेम सवाल पूछा गया है, महायान और हीनयान का, ये कौन सी बौद्ध संगति में इसका विभाजन हुआ है? तो चौथी बौद्ध संगति आपको याद रखना है। इसके तहत बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित किया गया है। आपको पूछा है किस शाखा के अंतर्गत गांधार कला है वो अस्तित्व में आई, तो महायान सेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? बात हो रही है डाइजेस्टिव एंजाइम की। इनमें देख रहे हो आप इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, पाचक एंजाइम नहीं है, इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन एग्जाम में सवाल आता है कौन सी ग्लैंड से ये स्रावित होता है हार्मोन, तो ये आपके हो जाएगा अग्नाशय, जो पेंक्रियाज है, अंतरस्रावी भाग है, लैंगरहैंस जो द्वीप है समूह है उसकी बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन, और यहाँ से ये एंजाइम नहीं है तो अलग हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ
पर पिपर पौधे क्या है, पिपर है वो किस टाइप के पौधे, तो बेल है, क्या वाइन है, बेल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, प्लेग किसके द्वारा फैलता है, तो ये एक आपके जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया। प्लेग जो चूहों के द्वारा, और इसमें बैक्टीरिया का नाम है वो है दोस्तों पाचुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु है, इनके द्वारा ये बीमारी प्लेग है ये फैल जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ब्रायोफाइट्स उभयचर पादप कहलाते हैं क्योंकि उभयचर का मतलब है जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स के उदाहरण की बात करें उसमें एग्जाम में आया वो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट्स का उदाहरण है, तो मार्केंसिया, रिक्शिया, नोटो थाइलस हो गया, एंथीसिरोस है, मॉस है, ये सभी ब्रायोफाइट्स के उदाहरण हैं। थेलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये आप नाम सुना होगा। इनमें से बात करूं थेलोफाइट और ब्रायोफाइट की, इसमें सेहवनी प्रणाली नहीं होती है, सेहवनी प्रणाली नहीं होती है। और जो टेरिडोफाइट है इसमें वास्तविक सेहवनी प्रणाली होती है। जो दो टिश्यू आपको पता होगा, जाइलम और फ्लोएम है, वो अपने आप में सेहवनी उत्तक होते हैं, तो ये इसमें नहीं है। थेलोफाइट और ब्रायोफाइट में सेहवनी नहीं है और टेरिडोफाइट में सेहवनी प्रणाली पाई जाती है। थेलोफाइट की बात करें तो इसके अंतर्गत कवक, शेवार और लाइकेन आते हैं। ब्रायोफाइट के पौधे का शरीर है वो तने की तरह जड़ जैसी और पत्ती जैसी संरचना है, वो दिखता जरूर है लेकिन विविधित की बात करें तो वो टेरिडोफाइट में होता है, जिसका पौधा है वो शरीर, पौधे का जो शरीर रहता है वो तना, जड़ और पत्तियों में क्या है, विभेदित होता है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मशरूम की खेती किस में उपयोगी नहीं होती है, मशरूम की खेती है उपयोगी नहीं के केस में ये ऑप्शन बी करेक्ट है। अनाज रोगों का जैविक नियंत्रण, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है कॉप डिजीज का, बहुत सी जो अनाज है उसमें रोग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यदि ऐसा होता कभी कभार जड़ों से कुछ ऐसे उनको पोषक तत्व तो मिल जाए जो मशरूम, मान लेते कोई अदर यहाँ पर होते ये मशरूम इसमें सहायता नहीं करता तो मशरूम नहीं होगा, बाकी उनमें डिजीज वगैरह न हो, उनसे कुछ मिल जाता है उनको पोषण वगैरह, तो अनाज रोगों का जैविक नियंत्रण यहाँ पर नहीं करता है मशरूम। बाकी कृषिगत अपशिष्ट का पुनर्चक्रण होता है इसकी खेती से, कैंसर की रोकथाम और बायोगैस का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर जो पूछा गया आपकी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो राम प्रसाद बिस्मिल आपका करेक्ट आंसर है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर हंटर कमीशन, जो 1882 में इसकी नियुक्ति की गई है। हंटर कमीशन किस प्रकार का है, एक शिक्षा आयोग है, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग इसे कहा जाता है। इसमें 20 सदस्य थे जिसमें 7 भारतीय थे, जो 20 सदस्य हैं उनमें से 7 भारतीय सदस्य थे। और हंटर है कमीशन है तो अध्यक्ष हंटर थे और सचिव थे वो BL राइस थे। और बात करूं यहाँ पर शिक्षा से संबंधित एक और आयोग है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित है, जो अभी 1964 में उसका गठन हुआ, जिसका नाम है कोठारी आयोग। आपको जो सवाल पूछा उसका आंसर जान लीजिएगा कि किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई, तो भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1882 में जो नियुक्ति की थी वो लॉर्ड रिपन के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फुल फॉर्म का पूछा है, पीरोम की फुल फॉर्म, पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। अगला सवाल, मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र की प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया है, जो उन्होंने क्षेत्र जीत लिया है उनका प्रशासन है, प्रबंधन है, उस हेतु कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने नियुक्त किया है। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि भी दी थी, एग्जाम में सवाल आता है, गौरी ने ऐबक को उपाधि दी है वो मलिक की उपाधि दी थी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन है वो दोस्तों किया जाता है साइटोलॉजी में। यहाँ पर देखते हो आप हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी उत्तक विज्ञान हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर जो पूछा गया है आपको, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ का ये स्टेटमेंट हो जाएगा। किनका, एडम स्मिथ ने कहा था। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, राष्ट्रकूट, मान्यखेत जिसे मालखेड़ा कहा जाता है, अभी मालखेड़ा है, मान्यखेत जो पहले नाम था ये कर्नाटक में है, जो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी रही है। राष्ट्रकूट जो राजवंश है इनके जो संस्थापक फाउंडर वो दंती दुर्ग है, इनका जो काल रहा है वो 753 CE से 982 CE तक रहा है। राजधानी है मान्यखेत, याद रखिएगा। हुमायूं का एक इजी सवाल पूछा है, किस वंश का शासक था, हुमायूं है ये दोस्तों मुगल वंश की, हुमायूं मुगल वंश, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, आपको पूछा बल्बर क्या है, बल्बर की बात करें तो वसा की एक मोटी परत हो जाएगी, जो व्हेल मछली है, अन्य जो स्थूल समुद्री प्राणी है उनकी चर्बी जो है जिससे तेल प्राप्त होते हैं, जो समुद्री प्राणियों की चर्बी से जो तेल प्राप्त होते हैं वही आपकी वसा की मोटी परत यहाँ पर बल्बर की आपको पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर जो आपको पूछा गया है, जो जीके के सवाल की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में
कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का पूछा है, तो ये दोस्तों जो देश है इसमें बोत्सवाना करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसके अलावा ये नामीबिया में भी है। दक्षिण अफ्रीका के जो देश हैं कालाहारी मरुस्थल है, दक्षिणवर्ती अफ्रीका जिसकी बोत्सवाना हो जाएगा, नामीबिया हो जाएगा, और दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में लगभग ये 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भूगोल के संस्थापक आपको पूछा है ये सवाल। भूगोल के संस्थापक फाउंडेड, जो भूगोल के फाउंडर हैं वो दोस्तों इरिटोस्थनीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हेरोडोट्स, हेरोडोट्स हैं ये इतिहास, फादर ऑफ हिस्ट्री के ये जन्मदाता इन्हें माना जाता है। बाकी अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन किसके हैं, मॉडर्न आधुनिक भौतिकी है इसके, और जो भौतिकी के पिता हैं उसे आइजैक न्यूटन और गैलीलियो गैलीली इन दोनों को माना जाता है। केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान के पिता हैं एंटोनियो लेवेजियर, और बायोलॉजी के पिता है वो एरिस्टोटल जो अरस्तु है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। एक सवाल यहाँ पर और जो आपकी एनटीपीसी एग्जाम में आया था राजा हर्षवर्धन का, कि हर्षवर्धन के दरबार में उनके जो कवि थे, बाणभट्ट है वो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के दरबार में। आपको कवि कालिदास का पूछा किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे पोइट कालिदास। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है। मानव शरीर में वसा का संचय पूछा है तो एडिपोज टिश्यू हो जाएगा। कौन सा उत्तक है, वसा उत्तक कह सकते हो हिंदी में, मैच हो रहा है इजी आपके लिए। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है वो दोस्तों अहमदनगर, जो कि अभी कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है अहमदनगर। यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, वो 3 मार्च 1707 को ही है। इनका जन्म हुआ था वो दोस्तों 1618 को दाहोद, जो मुगल एम्पायर अभी हाल में ये गुजरात में पड़ता है। मृत्यु जो हुई थी वो 1707 को ही है। राज्याभिषेक हुआ है वो 1659 को हुआ है, 13 जून को शालीमार बाग दिल्ली में हुआ था। तो मृत्यु का पूछा तो अहमदनगर में हुई थी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहता है। तो कप और जो कटोरे के आकार की ओपनिंग, वोल्केनो है ज्वालामुखी की जो ओपनिंग होती है वो कप और कटोरा आकार का जो मुख रहता है, इनकी एक तरीके से ओपनिंग है, उसको बोला जाता है, यहाँ पर पूछा है ऑप्शन देख सकते हो, क्रेटर बोला जाता है, जो कप आकार की उनकी ओपनिंग है। अगला यहाँ पर है कि कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है। उड़ने वाला आपको स्तनधारी मेमल का पूछा है तो वो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर बैट, चमगादड़ है, तो ये उड़ने वाला स्तनधारी है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो सरीसृप हैं, जिसके आप एग्जाम्पल की बात करें तो छिपकली, लिजार्ड हैं, कछुए हैं, सांप हैं, मगरमच्छ हैं, ये सभी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। और व्हेल हो गया, डॉल्फिन है, पोरोइज हैं, जो गर्म खून वाले स्तनधारी के अंतर्गत ये आते हैं, जिसको ये सभी मनुष्य की तरह, हवा जो सांस है वो मनुष्य की तरह रहते हैं। और बाकी चमगादड़ है ये स्तनधारी उड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वाले स्टेशन मास्टर के पेपर में जो जीके के सवाल 30 पूछे गए वो कंप्लीट हो गए। नीचे सभी सवाल ज़्यादातर आपके रीजनिंग और मैथ के हैं। टोटल जो 100 सवाल यहाँ पर बने हैं, 30 जीके, 30 मैथ और 40 रीजनिंग के हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। अब देखिए ये जो आपके 2 जनवरी को एग्जाम हुआ था, एक तो गुड्स गार्ड का हुआ था, एक स्टेशन मास्टर का हुआ था, 2 पारियों में हुआ था, जिसमें स्टेशन मास्टर का कंप्लीट हो गया जीके का। इसका मैथ का सवाल अपने योगेश सर के द्वारा जल्दी लाया जाएगा, तो वो सेशन आप जरूर देखना और अपना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, ताकि जैसे वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद मैं यहाँ पर आपके लेके आने वाला हूँ 2 जनवरी को जो गुड्स गार्ड का एग्जाम हुआ था, और 3 जनवरी 2022 को ये सेम एनसीईआरटी के द्वारा लिया गया है। 3 जनवरी को जो कलर कम टाइपिस्ट का हुआ था, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का, उसका पेपर मिल जाएगा। सभी में 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके लिए पैटर्न जाना थोड़ा इजी हो जाएगा कि 2022 में किस प्रकार से यहाँ पर रेलवे एग्जाम के सवाल पूछे हैं इसी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ने, जो कि 2022 में आपकी ग्रुप डी का एग्जाम लेने वाली है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और टेस्ट सीरीज के लिए टेक्स्ट बुक में आप टीटीजी कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाय बाय।